हेलो एस्पिरेंट्स। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे कर प्रणाली। ठीक है, तो इसके बारे में आप देखिए कि भाई कर प्रणाली जो है बेसिकली है क्या, जो टैक्स सिस्टम है हमारा, है ना। तो उसको जो है दो प्रकार हैं उसके, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष कर और इनडायरेक्ट टैक्स को कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। अब हम जानते हैं कि प्रत्यक्ष कर जो है वो क्या चीज़ है, जब कर के बोझ को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इसको जो है एक डायग्राम की सहायता से मैं समझाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है, इसमें दिया गया है कि जैसे ये गवर्नमेंट है, ये है सरकार, इसने जो है टैक्स लगाया इसके ऊपर किसी व्यक्ति के ऊपर, और यही जो है टैक्स देने के लिए भी जिम्मेदार है, टैक्स पे करने के लिए भी जिम्मेदार है। तो इसीलिए कहा जाएगा ये डायरेक्ट टैक्स, यानी कि जिसके ऊपर टैक्स लगाया है वही जो है टैक्स देगा, इसे कहा जाएगा डायरेक्ट टैक्स। और यहाँ पर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट जो है किसी शॉप के ऊपर या बिजनेस के ऊपर टैक्स लगाती है, तो शॉप वाला जो है वो क्या करता है, कस्टमर या आपके ऊपर जो है टैक्स ट्रांसफर कर देता है। वो कह देगा कि भाई आप जो है टैक्स दो, इतना एक्स्ट्रा जो है आपको पे करना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने लगाया इसके ऊपर टैक्स, इसने जो है टैक्स को ट्रांसफर कर दिया इधर, यानी टैक्स का बोझ इसके ऊपर नहीं पड़ रहा है, टैक्स का बोझ पड़ रहा है इसके कस्टमर के ऊपर। इसे कहा जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पर एक टर्म आती है करापात, ठीक है, और एक टर्म आती है कराघात। तो इसको जो कराघात है इसको कहा जाता है इम्पैक्ट, और इसको कहा जाता है इंसाइडेंस, इंसिडेंस बल्कि इंसिडेंस। ठीक है, तो देखिए ऐसा होता है, करापात तो वो होता है जो फाइनली टैक्स देता है, जो मतलब अंतिम रूप से टैक्स देने वाला है। ठीक है, जो टैक्स दे रहा है, टैक्स देने वाला। और कराघात जो है वो ये है कि जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया है, जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया है। अब यहाँ पर जैसे देखें एग्जाम्पल के तौर पे इनडायरेक्ट वो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इसी के ऊपर जो है करापात भी हो रहा है और इसी के ऊपर जो है कराघात भी हो रहा है, इम्पैक्ट भी इसी के ऊपर है और इंसिडेंस भी इसी के ऊपर है। तो यह है डायरेक्ट टैक्स की परिभाषा कि भाई करापात और कराघात दोनों जो है एक ही व्यक्ति के ऊपर होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इस दुकान के ऊपर तो हो रहा है कराघात, यानी कि टैक्स जो है इसके ऊपर लगाया गया है इम्पैक्ट, और इसके ऊपर हो रहा है करापात, यानी कि अंतिम रूप से टैक्स पे कौन कर रहा है, ये व्यक्ति, ये इसे टैक्स देगा और ये दुकान जो है इकट्ठा करके टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगी। तो ध्यान रखिए, टैक्स का इम्पैक्ट और इंसिडेंस दो अलग अलग बात होती हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है किसी शॉप के ऊपर या किसी बिजनेस के ऊपर, और इंसिडेंस यानी करापात होता है फाइनली कस्टमर के ऊपर, जैसे कि हम और आप हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए करापात क्या होता है, जो टैक्स देता है अंतिम रूप से, यानी कि जिसके ऊपर जिससे जो है टैक्स कलेक्ट, मतलब ये समझ लीजिए कि जो टैक्स का पैसा जो है भर रहा है उसको कहा जाएगा करापात हो रहा है उसके ऊपर, और जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया है तो कहा जाएगा कराघात। ध्यान रखिए इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, कह सकते हैं कि भाई इनडायरेक्ट टैक्स में जो है करापात किसके ऊपर होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। करापात बेसिकली वही होता है जो फाइनली टैक्स देता है, यानी कि जैसे हम और आप, कस्टमर के ऊपर होता है करापात, कराघात होता है दुकान के ऊपर। क्यों, क्योंकि ये इसके ऊपर टैक्स लगा और इसने जो है क्या किया, टैक्स को ट्रांसफर कर दिया कस्टमर के ऊपर। आगे बढ़ते हैं अब हम, तो इसको जो है डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रत्यक्ष कर क्या है, कर का बोझ ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें जो है कराघात और करापात एक ही जगह पर होता है, बिल्कुल सही है, आपने सही से समझ भी लिया है। इसके जो है उदाहरण क्या है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कंपनी वगैरह जो होती है उनके ऊपर टैक्स लगता है, इनकम टैक्स सब जानते ही हैं, गिफ्ट टैक्स, ठीक है, वेल्थ टैक्स, संपत्ति के ऊपर लगने वाला कर है ये, कैपिटल गेन टैक्स, जो शेयर मार्केट वगैरह में वो करते हैं इन्वेस्टमेंट उनके ऊपर लगता है ये टैक्स, डिविडेंड टैक्स, यानी कि किसी उसमें जो है हिस्सेदारी है आपकी किसी बिजनेस में, ठीक है, उसके ऊपर लगता है डिविडेंड टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, यानी कि जो ब्याज आपने जो है बैंक में पैसा रखा और उसके ऊपर जो ब्याज कमाया उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा आपको, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है, इसको बोला जाता है एसटीटी। तो ये क्या होता है, जैसे प्रतिभूति आपने खरीदी या बेची, प्रतिभूति, प्रतिभूति आपको जो है कुछ वीडियोज में लास्ट
एक तो वीडियोज में अच्छे से समझाया गया है। इसके ऊपर जो इसे खरीदना या बेचने के ऊपर टैक्स लगता है उसे कहता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। आगे बढ़ते हैं हम, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसको अच्छे से समझ ही चुके हैं आप कि ऐसे कर जिनका बोझ दूसरों पर डाला जा सकता है, ठीक है। यानी कि कर से उत्पन्न कराघात और करापात अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ते हैं। क्वेश्चन ये दे सकता है आपको कि भाई करापात और कराघात जो है वो अलग अलग व्यक्तियों में पड़ते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा। इसीलिए मैंने इसके ऊपर जोर दे रहा हूँ खास तौर से, कराघात और करापात। जैसे कि सीमा शुल्क उदाहरण है इसका, कस्टम ड्यूटी और जीएसटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम, प्रत्यक्ष कर, ठीक है। प्रत्यक्ष कर का जो सिस्टम है वो क्या है। करारोपण की 3 प्रणालियां प्रचलित हैं। एक है प्रगतिशील प्रणाली, इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव, ठीक है, प्रोग्रेसिव। ध्यान रखिए ये कोई प्रोग्रेस करने वाला मामला नहीं है। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि इनकम बढ़ रही है और टैक्स बढ़ रहा है उसके साथ साथ। अभी हम नीचे इसकी डेफिनेशन समझेंगे। प्रगतिहीन यानी रिग्रेसिव, इनकम बढ़ रही है टैक्स कम हो रहा है। आनुपातिक यानी कि इनकम का कोई स्लैब है कि भाई आप 1 रुपए से 10 रुपए कमाते हैं तो इतना टैक्स देंगे आप, और 10 रुपए से ज़्यादा कम 20 रुपए के बीच कमाते हैं तो आप जो है इतना टैक्स देंगे। इसे कहा जाता है आनुपातिक। अब नीचे इनकी डेफिनेशन है उनको समझते हैं ठीक से। देखिए, प्रगतिशील कर प्रणाली, इसमें दिया गया आय में वृद्धि के साथ साथ कर में वृद्धि होती है। यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ी, टैक्स भी जो है बढ़ रहा है, ठीक है। इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स भी बढ़ रहा है, इसे कहा जाएगा प्रगतिशील या फिर प्रोग्रेसिव। इसमें क्या होता है, आय को छुपाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। यानी हर कोई चाहेगा कि भाई मैं अपनी इनकम कम दिखाऊं। अगर कोई अपनी इनकम कम दिखाएगा तो उस पर टैक्स भी कम लगेगा। इसीलिए जो है ये सोचते हैं लोग कि भाई हम इनकम कम दिखाएंगे टैक्स भी कम देना पड़ेगा। इसमें होता क्या है, इनकम ज़्यादा तो टैक्स ज़्यादा, इसीलिए इसमें जो है काले धन की समस्या होती है। ये भी एक पॉइंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भाई प्रोग्रेसिव कर प्रणाली जो है उसमें ही जो है काले धन की समस्या होती है कि नहीं होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, प्रगतिहीन कर प्रणाली यानी रिग्रेसिव। इसमें क्या होता है, इनकम अधिक होती है टैक्स कम होता है। यानी कि इनकम जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएगी, इनकम बढ़ती जा रही है, टैक्स जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो इसमें हर कोई चाहेगा, क्या चाहेगा कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनकम शो करूं कि हाँ भाई मेरी बहुत इनकम हो रही है, जिससे उसे कम से कम टैक्स देना पड़े। तो ये टैक्स प्रणाली वैसे अच्छी चीज़ है, ये वाला टैक्स सिस्टम अच्छा कहा जाएगा। इसमें जो है काले धन की समस्या भी नहीं होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम, आनुपातिक कर प्रणाली, इसे कहा जाता है प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। इसमें क्या होता है, आय के निश्चित प्रतिशत के साथ कर प्रतिशत, ठीक है। जैसे कि 5 लाख से 10 लाख की आय है तो उस पर जो है 20% टैक्स देना है। 10 लाख से 20 लाख की आय है, ठीक है, 10 लाख से 20 लाख की इनकम है अगर किसी की, तो उसे जो है 30% टैक्स देना होगा। इसी तरीके से जो है बढ़ता जाता है लगातार ये। तो इसमें दिया है भारत में प्रगतिशील और आनुपातिक कर प्रणाली प्रचलित है, जबकि होना क्या चाहिए इसे, प्रगतिहीन और आनुपातिक होता। इससे आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा मिलता है। यानी इससे क्या होता है, काले धन की समस्या जो है वो खत्म हो जाती है हमारी। काला धन क्या होता है, अब कुछ स्टूडेंट को शायद ना पता हो, तो काला धन ऐसा धन होता है, ऐसी मनी होती है जिसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया गया होता, जिसके ऊपर टैक्स जो है छुपाया गया होता है। और टैक्स क्यों नहीं पे किया जाता, टैक्स इसलिए नहीं पे किया जाता क्योंकि अगर टैक्स पे करना तो दिखाना पड़ेगा प्रूफ कि भाई आपके पास आया कहाँ से ये पैसा। प्रूफ दिखाना पड़ेगा, तो हो सकता है भाई भ्रष्टाचार का पैसा हो, वो रिश्वत वगैरह का पैसा हो, ठीक है। तो इसीलिए जो है काले धन की कहा जाता है, ये जिस पे टैक्स नहीं दिया गया होता उसे कहा जाता है काला धन। ऐसा भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लैक मनी जो है वो क्या होती है। आगे बढ़ते हैं अब हम, भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है, ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, 2021 में ही पूछा गया है। तो देखिए हमने पढ़ा है प्रगतिशील भी है आनुपातिक भी है। अब क्या टिक करें इसमें से, प्रतिगामी तो नहीं है। अब देखिए अधोगामी जो है, ये इन्होंने ऑप्शन देके थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ा दिया था, क्योंकि प्रगतिशील और आनुपातिक दोनों के मिलाकर अधोगामी कहा जाता है, ठीक है। इन दोनों को कहा जाएगा अधोगामी, मिलाकर इन दोनों का मिश्रण। तो इन दोनों का मिश्रण ही भारत में लागू है, तो इसे अधोगामी कहा जाता है। तो आंसर हो गया अधोगामी। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं जीएसटी। तो जीएसटी का क्या, इसमें कुछ क्वेश्चन जैसे बनते हैं वो क्या है, कब से लागू हुआ जीएसटी, 1 जुलाई 2017 से।
कौन सा संविधान संशोधन है? 101वां। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि 122वां संविधान संशोधन जो है उसका भी संबंध है क्या इससे? तो उसका भी संबंध इसी से है। ये भी लेकिन विधेयक था, 122वां संविधान संशोधन विधेयक, ये प्रस्तुत किया गया था संसद में, और फाइनली जो बना एक्ट बना वो बना 101वां। ठीक है, तो विधेयक और अधिनियम में अंतर जो है पॉलिटी में हम समझेंगे अच्छे से। अभी के लिए ध्यान रखिए कि 122 अगर वो कहता है कि इनमें से कौन से संविधान संशोधन बिल का संबंध जो है जीएसटी से है, तो 122वां भी है और 101वां भी है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है ऐसा भी। अब जीएसटी क्या है? एक प्रकार का मूल्य वर्धित कर है। मूल्य वर्धित कर है। मूल्य वर्धित कर के बारे में थोड़ा मैं समझा देता हूँ आपको। मूल्य वर्धित का मतलब ये होता है कि जैसे किसी वस्तु के मूल्य में कितनी वृद्धि हो रही है, और वो वृद्धि कैसे होगी? जो कोई उसे प्रोसेस करेंगे हम। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि सेब है, ठीक है, तो सेब से जो है जूस बना दिया गया, तो सेब जो है मान लिया 100 रुपये किलो था, 100 रुपये पर केजी, और जूस जो है वो बिक रहा है 500 रुपये केजी। ठीक है, तो मूल्य में वृद्धि कितनी हुई? 100 रुपये से 500 रुपये हो गया इसका मूल्य, तो मूल्य में वृद्धि हुई 400 रुपये। तो जीएसटी जो है इस 400 रुपये के ऊपर लगेगा। ठीक है, इसके ऊपर नहीं लगेगा, इसके ऊपर नहीं लगेगा। इसीलिए कहा जाता है इसे जीएसटी एक मूल्य वर्धित कर है, वैल्यू एडिशन टैक्स। वैट का ही प्रकार है ये एक तरह से, वैल्यू एडिशन टैक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। आगे है जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई कुछ चीजें हैं जो कि पेपर में पूछी गई हैं आपसे। एग्जाम्पल है, इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे उपयोग के लिए नशीली शराब और तम्बाकू, ये दोनों चीजें जो हैं जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई हैं। सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, ये भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई है। 5 पेट्रोलियम उत्पाद, ठीक है, अब ये कौन से हैं? क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, विमान ईंधन, और ये विमान ईंधन यानी एटीएफ, एयर टरबाइन फ्यूल, और क्या है? बिजली का बिल। बिजली का बिल भी जो है इससे बाहर है दायरे से। और क्या है? स्टाम्प ड्यूटी भी इसके दायरे से बाहर है। तो यानी कि कुल जो है 5 चीजें, एक 2 3 4 और 5 चीजें अभी तक जो है जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई हैं। और वो क्या है? शराब, तम्बाकू, कस्टम ड्यूटी, यानी कि जैसे आयात निर्यात करते हैं आप लोग, कुछ सामान आयात होता है भारत में, उसके पर लगती है कस्टम ड्यूटी, बॉर्डर पर ही लगती है ये। और पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली का बिल, और स्टाम्प ड्यूटी। ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी क्या होती है? जैसे आपने घर वगैरह खरीदने के लिए स्टाम्प पेपर खरीदते हैं ना, उसके या डोमिसाइल बनवाने के लिए एक स्टाम्प पेपर खरीदते हैं, तो वही स्टाम्प ड्यूटी कही जाती है उसको। आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में कि इनमें से जो है कौन सी चीजें जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। ऑप्शन अगर दे देगा आपको, भाई शराब है, तम्बाकू है, तो आप जो है टिक कर सकते हैं अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम जीएसटी के प्रकार। तो जीएसटी का स्ट्रक्चर या जीएसटी के प्रकार क्या हैं? एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, और एक होता है आईजीएसटी। तो सीजीएसटी होता है जो केंद्र सरकार लगाती है और केंद्र सरकार ही वसूलती है, तो इस कर को कहा जाता है सेंट्रल जीएसटी, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा ही लगाया जाता है और वसूला भी इसी के द्वारा जाता है, और ये रखा भी केंद्र सरकार अपने पास ही रखती है इसको। एसजीएसटी क्या होता है? स्टेट जीएसटी। ये जो है स्टेट सरकार, राज्य सरकारों या फिर यूनियन टेरिटरी द्वारा लगाया जाता है, और इन्हें कौन रखता है? राज्य ही रखते हैं अपने पास, राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी। ठीक है, एसजीएसटी को। और आईजीएसटी क्या होता है? आईजीएसटी जो है जब कोई वस्तु का व्यापार, किसी वस्तु या सेवा का व्यापार 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच होता है, 2 से अधिक राज्यों के बीच होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसे कहते हैं आईजीएसटी। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है, वसूला भी इसी के द्वारा जाता है। लेकिन जिन 2 राज्यों के बीच व्यापार हो रहा है, राज्य 1 और राज्य 2, जिन 2 राज्यों के बीच व्यापार हो रहा है वस्तु का, उनके बीच जो है बांट दिया जाता है आईजीएसटी। तो क्वेश्चन यहाँ भी बनता है, आईजीएसटी की वसूली कौन करता है? केंद्र सरकार। ठीक है, और एसजीएसटी की वसूली राज्य सरकार, सीजीएसटी की केंद्र सरकार। आगे बढ़ते हैं अब हम।
तो यहाँ पर दिया गया है आईजीएसटी की परिभाषा। ऐसी वस्तुएं जिनका संबंध एक से अधिक राज्यों से हो या फिर भारत में आयात की जाती हैं और उनका संबंध जो है दो राज्यों से हो। कोई वस्तु आयात की गई और दूसरे राज्य में बेची जा रही है, एक राज्य में आयात हो रही है और दूसरे राज्य में भेजी जा रही है, तो उसके ऊपर लगेगा आईजीएसटी। जैसे गुजरात में कोई चीज़ मंगाई गई, आयात हुई गुजरात में और बेची जा रही है कहाँ, उत्तराखंड में, तो आईजीएसटी से संबंधित होगी वो। इसके ऊपर जो दिया गया है आईजीएसटी लगेगा, केंद्र सरकार जो है लागू करेगी, वसूली भी केंद्र सरकार करेगी, लेकिन बांटेगी किनको, राज्यों को दे देगी, जो उससे संबंधित राज्य हैं उनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। खाद्यान्न तथा कृषि उत्पादन पर 0% जीएसटी है। ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि इनमें से जो है किसके ऊपर 0% जीएसटी है। तो खाद्यान्न है, कृषि है, उन्होंने तो सीरियल वगैरह भी दे दिया था, जो सीरियल वगैरह होते हैं, सीरियल, ठीक है, मछली, ठीक है, इन सब के ऊपर जो है 0% जीएसटी लगता है। जीएसटी का स्टैंडर्ड रेट पूछा जा सकता है आपसे, 18% होता है। जीएसटी की कुल 5 दरें हैं, 0%, 5%, 12% और 18% और 28%। ठीक है, तो 0, 5, 12, 18 और 28%। ठीक है, तो 0% देख ही लिया आपने कि खाद्य पदार्थ और कृषि उत्पादन पर लगता है, कुछ आवश्यक दवाओं वगैरह पे भी लग सकता है। 5% जो है वो लगता है दवाइयाँ वगैरह जो होती हैं, आवश्यक वस्तुएं हैं, खाने पीने की कुछ चीज़ें हैं, उनके ऊपर बिस्किट वगैरह है। 12% जो है कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं और जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनके ऊपर। 18% भी इसी प्रकार का है। 28% जो है लग्जरी वस्तुओं के ऊपर लगता है, लग्जरी गुड्स के ऊपर। ठीक है, जैसे जो लग्जरी गुड्स हैं, जैसे अरमानी का सूट है, उसके ऊपर जो है 28% जीएसटी लगेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीएसटी परिषद की। इसका सचिवालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री जो है सदस्य होंगे। इसके सदस्य कौन होते हैं, सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी वगैरह जो होती है, अगर उनके हैं कोई, तो उनके वित्त मंत्री जो है उसके सदस्य होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो आप लोगों का। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।